आज विजय दिवस मना रहा है देश। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तान ने किया था सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। भेंट मुलाकात कर वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों का कर चुके हैं दौरा। कांग्रेस सरकार के 4 साल पर भाजपा ने उठाए सवाल। डॉक्टर रमन सिंह बोले, ये गौरव नहीं, लूट और बदनामी के रहे हैं साल। और प्रदेश में धान खरीदी जारी। कोरिया में किसानों को परेशानी से बचाने बढ़ाई गई खरीदी की सीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। देश आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेनाध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। इस जीत में जमालपुर में लड़ी गई एक लड़ाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उन्नीस 1971 का भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के 95 माउंटेन ब्रिगेड को तब के पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कमालपुर, बख्शीगंज, जमालपुर, तैलंग होते हुए राजधानी ढाका पहुंचने का टास्क सौंपा गया। उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मयमनसिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर गैरिसन में पाकिस्तानी सेना के 31 बलूच बटालियन के साथ कुछ अर्धसैनिक कंपनियां भी थी और उनके पास फील्ड बंदूकें भी थीं। 10 दिसंबर 1971 तक 95 माउंटेन ब्रिगेड दक्षिण में एक मराठा एलआई के साथ जमालपुर के आसपास केंद्रित थी। दक्षिण पूर्व में 13 गार्ड और नदी के उस पार एक फील्ड रेजिमेंट और 125 मिलीमीटर मोर्टार की बैटरी के साथ ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहां पोजीशन ली। जमालपुर पर 10 से 11 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण से एक मराठा लाइट आगे बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से हमला करने के लिए 13 गार्ड्स पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त धावा बोला, लेकिन एक मराठा लाइट डिफेंस ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को बहुत हौसला था। उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर दें। भारतीय सेना की रणनीति का नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी। लगभग 234 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 61 को पकड़ लिया गया। इसी के साथ जहां भारतीय पैराट्रूपर्स सैनिकों के उतरने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं ढाका को उत्तर से घेरने का रास्ता भी अब मिल गया। नतीजा 16 दिसंबर तक ढाका का पतन हुआ और मुक्ति मिली बांग्लादेश को।
देश आज बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की वर्षगांठ पर विजय दिवस मना रहा है। 1971 में लड़ी गई इस निर्णायक लड़ाई में छत्तीसगढ़ के रणबांकुरे भी शामिल थे। जांजगीर चांपा जिले के खोलबहरा यादव को वो दिन आज भी याद है जब ढाका को घेर कर बैठे उनके साथियों तक पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की खबर पहुंची थी। खोलबहरा बताते हैं उनकी यूनिट कुमिल्ला छावनी से पाकिस्तानियों को हराते हुए चटगांव और ढाका तक पहुंची थी। ओके हाँ, हमारे बहुत साथी थे, उन लोगों सबको आदेश मिला मार्च करने के लिए। हम लोग वहाँ से मार्च किया और गया सीधा कोमिला कैंट में उनका पीछा करते हुए, दुश्मन को भगाते हुए, खदेड़ते हुए गया और जाकर वहाँ हम लोगों को कैंप डालने के लिए हमारे अफसर बोले। वहाँ से रह करके हम लोग उनको पीछा करे और भगाते ही सिर्फ वहाँ से गए हम लोग चटगांव में कुछ दिन रहे। वहाँ से आसपास की जितना फौज थे, हमारे जितना जवान सिपाही हिंदुस्तान का, खदेड़े और उसको भेज दिया ढाका। और ढाका में हम लोग सब गए, हमारे पूरे साथी लोग, और जा कर के वहाँ फिर भारत माँ के तिरंगा झंडा लहरा कर अपने कब्जा में ढाका को लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद खोलबहरा यादव अपने साथ पाकिस्तानी तोप का एक गोले की खोल भी लेते आए थे। वे बताते हैं इसको पाकिस्तानी सैनिक कोमिल्ला छावनी से भागते समय छोड़ गए थे। जो कि हम लोग कोमिल्ला हेडक्वार्टर में रहने लगे तो उन लोग पूरा ये सामान मटेरियल छोड़कर भाग गए थे। तो हम लोग अपने कब्जे में लिया। तो ये मीडियम उनका खोखा था, तो हम लोग यादगारी के लिए हमारे अफसर को बोल करके इसको हम लोग अपने घर में ले आए छुट्टी। खोलबहरा यादव 1962 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने चीन के साथ युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध में भी हिस्सा लिया। अभी वे अपने गांव और आसपास के युवाओं को फौज में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद विधानसभा से भेंट मुलाकात कर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे दौरे कर चुके हैं। अगले कुछ महीनों में उन्हें बचे हुए 40 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात के लिए जाना है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। तो 3 दिन महासमुंद जिले के 3 विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम समाप्त हो, कुल मिला के महासमुंद जिला भी पूरा हो गया है। तो अभी 50 से अधिक विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम कंप्लीट हो गए और आगे भी अब कार्यक्रम होंगे। महासमुंद में भेंट मुलाकात के दौरान शेरगांव में स्थानीय ग्रामीण चैन सिंह ने मुख्यमंत्री से उनके हेलीकॉप्टर में घूमने की इच्छा जताई। गांव से रवाना होते समय मुख्यमंत्री ने चैन सिंह को उनकी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर की सैर कराई। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय द्वारा संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन नवा रायपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है और उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका दिखाते हुए एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा के प्रमुख सुमित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आज संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य एवं केंद्र सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो केंद्र सरकार का एक उपक्रम है जो उपभोक्ता सामग्री के लिए मानक निर्धारित करता है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैंड वाला ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। अब भाजपा ने एक प्रेस वार्ता कर इस पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये 4 साल छत्तीसगढ़ की लूट और बदनामी के साल रहे हैं। 4 साल गौरवशाली दिवस मनाने के लिए भूमिका क्या है? ये 4 साल छत्तीसगढ़ के लूट के, ये 4 साल छत्तीसगढ़ के हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार घटनाओं से भरा हुआ है। और जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में देश भर में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे 4 साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब शांति का टापू कहलाता था, विकास की योजनाएं पूरे देश में जिसको सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज स्थिति के उलट भाजपा के शासनकाल में यह प्रदेश विकास की अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता था। एनआईटी रायपुर में आज स्पेस इन इंडिया इसरो का गठन और विस्तार विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित व्याख्यान में इसरो सैटेलाइट सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने इसरो के गठन, अंतरिक्ष अनुसंधान में उसके योगदान और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। बेटा माइक थोड़ा नीचे कर और ऊपर उठा हल्का कर। सर आपका यहाँ आने का उद्देश्य बताइए सर। Good morning Raipur, good morning NIT. I am from Chhattisgarh and I am very happy to come and visit NIT Raipur. मेरा केवल उद्देश्य यहाँ आने का एक कि हमारे शैक्षणिक संस्थान जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं उनका इसरो के साथ किसी भी तरह से कोलैबोरेशन हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो नेशनल लेवल पे आके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने वाली तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान दे के उसमें कोलैबोरेट कर सके, ताकि अनुसंधान कार्य को और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। ये मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य। और बच्चे यहाँ के किसी भी राष्ट्र की किसी भी शिक्षा से कम नहीं है, इसलिए मेरा उद्देश्य यहाँ पर आने, बच्चों के बीच आने का ये होगा ताकि उनके मॉरल को बूस्ट कर सकूं और अंतरिक्ष के कार्यक्रमों से उन्हें जोड़ पाऊँ। बच्चों को केवल यही एक मैसेज कि अपनी क्षमता पे पूरा विश्वास करें। कार्यक्रम की शुरुआत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शुभाशीष सान्याल ने डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को पौधा भेंट किया। बन सके। कोरिया जिले के 20 उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी जारी है। अब तक 2,36,606 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने खरीदी की दैनिक सीमा बढ़ाने का आदेश दिया है।
कुल हमारा 2,36,000 क्विंटल जो है धान की आवक हो चुकी है, जिसके विरुद्ध लगभग 1,48,000 क्विंटल धान हमारा उसका उठाव भी हो चुका है, जो प्रतिशत में लगभग 62% बैठता है। बीच में संज्ञान में आया था कि कहीं कहीं पे टोकन लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है। हम निरंतर इसकी डेली समीक्षा भी करते हैं और उसी के आधार पर हमने कल जो है हमने इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और किसानों को धान बेचने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी टोकन जारी करने की आवश्यकता होगी उसके अनुसार हमने पूरी अपनी सीमा बढ़ा दी है। कोरिया जिले में इस बार धान के उठाव की स्थिति बेहतर है। जिले के 20 उपार्जन केंद्र से राइस मिलर्स के द्वारा समय समय पर धान उठाया जा रहा है, जिससे धान खराब नहीं हो रहा है। अब तक 62% से अधिक धान उठाया जा चुका है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।